वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शाहीन बाग एहतजाज को सियासी साजिश से ताबीर किया है। वज़ीर आज़म के मुताबिक ये वोट बैंक की सियासत है और ये एहतजाज इत्तेफाक नहीं बल्कि एक तजुर्बा है। जो सिलमपुर हो, जामिया हो या फिर शाहीन बाग, बीते कई दिनों से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर प्रदर्शन हुए। क्या ये प्रदर्शन सिर्फ एक संयोग है? जी नहीं, ये संयोग नहीं, ये एक प्रयोग है। इसके पीछे राजनीति का एक ऐसा डिजाइन है जो राष्ट्र के सौहार्द को खंडित करने के इरादे रखता है। कल जामिया मिल्लिया इस्लामिया के गेट नंबर 5 पर दो शरपसंद अनासर ने फिर से माहौल खराब करने के मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। कल स्कूटी पर सवार दो अफराद ने जामिया के गेट नंबर 5 पर फायरिंग की थी और फरार हो गए थे। इस फायरिंग में कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि लाल जैकेट में मलबूस दो अफराद फायरिंग के बाद जोलेना की जानिब फरार हुए थे। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में फायरिंग की गूंज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में सुनाई दी। लोकसभा में एमआईएम सदर असद ओवैसी ने मामले को पूरे शद्दोमत के साथ उठाया। ओवैसी ने कहा कि हम जामिया के तलबा के साथ हैं। यह हुकूमत तलबा पर जुल्म कर रही है, लाठियां बरसा रही है, गोलियां चलाई जा रही हैं। मैं आपके जरिए से हुकूमत को बताना चाह रहा हूं कि हम तमाम जामिया के बच्चों के साथ हैं। ये हुकूमत जुल्म कर रही है बच्चों पर। क्या ये जानते हैं कि एक बच्चे की आंख चले गई, बेटियों को मारा गया? शर्म नहीं है इनको? बच्चों को मार रहे, गोलियां मार रहे, को निकालो। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुल्क में अक़लियतों पर हमलों का सिलसिला नहीं थमेगा। ये हमले मनसूबाबंद तरीके से किए जा रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हमलावरों को सरकारी सरपरस्ती हासिल है। काबीनी वजीर और उत्तर प्रदेश के सीएम गोली मारने की बात कर रहे हैं। ये तो पूरा प्लान से हो रहा है और रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जब एक कैबिनेट के मंत्री कहते हैं कि गोली मारो, तो वही इसका नतीजा हम देख रहे हैं। रुकेगा नहीं, क्योंकि इनको जब ऊपर से इनकरेजमेंट मिल रहा है और वो भी कैबिनेट के मंत्री से, तो ये तो रुकेगा नहीं और होगा। आईपीसी में आप इंसाइटमेंट अबेटमेंट पढ़ लीजिए, क्लियर ऑफेंस बनता है जो लोग इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं और जो उसके बाद जो वाकयात हो रहे हैं, ये तो इंसाइटमेंट अबेटमेंट का केस बनता है इनके ऊपर। और अजीब बात यह है कि शाहीन नगर में जिसने गोली चलाई उस पर 307 नहीं लगेगा, अटेम्प्ट टू मर्डर, और कह रहा है कि मैं ट्रैफिक से तंग आ गया था। तो भाई हम भी ट्रैफिक में रोज फंसते, मैं खुद भी गाड़ी चलाता हूँ, तो क्या सबको ये डिफेंस मिलेगा क्या? और कहता है कि ये देश एक रिलीजन का है। जामिया में कहता है कि आज़ादी देंगे और गोली मार रहा है और पुलिस देख रही है। ये क्या हो रहा है भाई? सुनिए, और योगी खुद गोली की बात कर रहे हैं। एक स्टेट का मुख्यमंत्री हैं, आपने संविधान पर ओथ लिया है, आप गोली की बात करते हैं। आपकी ज़बान से तो इंसाफ निकलना चाहिए, वो नहीं निकलता, गोली निकलती है। चुनाव के तक नहीं, पूरे देश में इसी तरह कर रहे हैं। पिछले 5.5 साल में इतने जो वाकयात हुए मॉब लिंचिंग के, ये सब चीज़ें तो इन्हीं इसलिए हुए कि इनको मालूम कि सरकार उनको सपोर्ट करेगी। कोलकाता के पार्क सर्कस में सीए, एनआरसी और एनपीआर की मुखालफत में जारी खवातीन के एहतजाज को आज 28 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। कल एहतजाज में शामिल एक खातून का तबीयत बिगड़ने की वजह से इंतकाल हो गया था, जिसके बाद एहतजाज के ऑर्गेनाइजर्स ने कुछ नए गाइडलाइंस भी तरतीब दिए हैं। एहतजाज में शामिल खवातीन से बातचीत की हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज ने। कोलकाता के पार्क सर्कस मैदान में सीए और एनआरसी के खिलाफ खवातीन का धरना जारी है। गुज़िश्ता 28 दिनों से खवातीन यहाँ धरने पर बैठी हैं और इस धरने में हर उम्र की खवातीन शामिल हैं। आप देख सकते हैं कि सुबह हो, शाम हो या रात, हर वक्त यहाँ खवातीन की ऐसी ही भीड़ नजर आती है। हर उम्र की खवातीन हैं, अपने हाथों में बैनर लिए ये खवातीन सीए और एनआरसी के खिलाफ धरने पे बैठी हैं। नो सीए, नो एनआरसी का नारा लगाती हैं। इसी आंदोलन में शामिल, इसी धरने में शामिल एक खातून समीदा खातून का गुज़िश्ता कल इंतकाल हो गया। वो इसी धरने में शामिल थी और इसी धरने में जब वो बैठी थी उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई।
क्या कहेंगी, पहले दिन से आप लोग धरना दे रही हैं? हाँ, 7 तारीख से यहाँ 1 बजे दिन में जो आए थे तब से अब तक हम लोग यहाँ। वही नारा है सीए, नो एनआरसी, नो एनपीआर। हाँ, यही नारा है, नो सीए, नो एनआरपी, नो एनपीआर। क्या कहेंगी कि अब इतना दिन गुजर गया लेकिन अब भी जो है कोई बड़ा लीडर यहाँ नहीं पहुँचा और उसी तरह से धरना जारी है, लेकिन जिस तरह से लोगों को आना चाहिए था उस तरह से क्या लोग आ रहे हैं? आपकी बात सुन रहे हैं? बहुत सारे लोग आ रहे हैं, काफी भीड़ हो जाती है। बहुत सारी औरतों में इतना जज्बा है कि आज हिंदुस्तान के हर कोने में औरतें बैठ रही, निकल रही हैं, हर कोने में, हर गोशा में। क्योंकि शाहीन बाग को देखकर हम लोग यहाँ पे कलकत्ता में फर्स्ट हम लोग ये पार्क सर्कस मैदान में 7 तारीख को यहाँ 1 बजे दिन में जमा हुए और हम लोगों को देख के कोई और जमा हुआ। हर जगह आज हिंदुस्तान का गोशे में हर जगह से औरतें जमा हो रही है और अपना अपना इलाका में, अपना अपना एरिया में बैठ रही हैं। सभी ये आंदोलन हो गई, ये इसी धरने में शामिल थी, एक खातून की मौत हो गई, शोक का माहौल है। ये खातून हम लोग के एक आंदोलन का हिस्सा है, बुजुर्ग है तो हमारी माँ भी है और हम लोगों को बहुत अफसोस है कि उनको खोए। खुशी इस बात की भी है कि वो शहीद हुई, सबसे पहला शहादत उनको मिला। हम भी हो सकते थे, ये भी हो सकते थे, लेकिन सबसे पहला ऊपर वाले ने उन्हीं को चुना। आप क्या कहेंगे, कब से आ रही हैं और यहाँ क्यों आ रही हैं? हम शुरू से आ रहे हैं बाबा। बाकी देखो हम लोग सोचते हैं आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए। हमरा देखो, हमरा हो गया, उम्र ज़्यादा हो गया है, बोल नहीं पा रहा है, 65-60 तो हो ही गया होगा, 60-70। बाकी ऐसा आंदोलन नहीं देखा है, इसको सब मिल करके इसको ठीक करो। क्या कहेंगी, एक ऐसी खातून थी जो धरने में आई थी और उनकी मौत हो गई, उनकी तबीयत बिगड़ी, आप ही की साथी थी? जी, हम इन लोग का सब साथी, सबको का साथी था, यहाँ पर आया है सबका साथी। तो आप लोगों के अंदर एक डर है कि हम मतलब तबीयत खराब है, बुजुर्ग हो, कफन बांध लिया। पूरे धरना मंच के बाहर मर्दों की भी एक भीड़ है और वो तमाम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि पहरादारी देते हैं। खवातीन अंदर धरने पे बैठी होती हैं और बाहर मर्द खड़े रहते हैं। हालांकि जिस तरह से कल एक खातून की मौत हुई उसके बाद जो है कई तरह के गाइडलाइन बनाए गए हैं। हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे। खवातीन धरना देती हैं, आप लोग बाहर पहरा देते हैं, बहुत मुश्किल है? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। ये तो मैंने बहुत खुशी की बात है कि जितने मर्द लोग सब यहाँ पर आते हैं, अपने औरतों को यहाँ पर रख करके वो लोग बाहर से वो लोग इसका मैंने समझिए एक तरह से हिफाजत करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो एनआरसी और एनपीआर और इसके का के खिलाफ हम लोग प्रदर्शन जो है जारी रखेंगे जब तक कि वो ये उठा नहीं लेगी। कैमरामैन विपुल के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू। सेकुलर एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से हैदराबाद के मीनार गार्डन में शहरियत तरमीमी कानून, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। एहतजाजी प्रोग्राम में खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खवातीन ने मुतनाज़ा कानून सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया और अवाम मुखालिफ कानून को वापस लेने की हुकूमत से मांग की। किसी एथलीट ने, किसी स्पोर्ट्स पर्सन ने, मैं चाहती हूँ कि भरपूर तालियों में फलक का। महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख ने मुस्लिम नुमाइंदा वफ्द को तहरीरी तौर पर यकीन दहानी कराई है कि रियासत में सीएए और एनआरसी नाफिज नहीं किया जाएगा। इस यकीन दहानी के बाद मुंबई के शाहीन बाग एहतजाज को ख़त्म करने पर इत्तेफाक हो गया है। आज रियासत के मुस्लिम अरकान असम्बली, मुस्लिम दानिशवरों और नागपाड़ा में सीएए मुखालिफ एहतजाज कर रही खवातीन के एक वफ्द ने अनिल देशमुख से मुलाकात की। इस दौरान अनिल देशमुख ने वाज़ेह किया कि ठाकरे हुकूमत अपने वचन पर कायम है कि रियासत के किसी भी शहरी की शहरियत जाने नहीं दी जाएगी। इस मीटिंग में मुंबई के पुलिस कमिश्नर संजय बर्वे भी शरीक थे। उन्होंने पहले दिन भी कहा था, उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे कहा था कि महाराष्ट्र में मैं लागू नहीं करूंगा और उन्होंने ये कहा कि मैं बाला साहब ठाकरे का बेटा हूं, जो वचन देता हूं पूरा करता हूं। मेरा वचन है कि महाराष्ट्र में रहने वाले किसी एक व्यक्ति को भी इस एनआरसी सीएए कानून से किसी को भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। इवन उन्होंने डिटेंशन कैंप जो बन रहा था बंद करा दिया। उन्होंने इस देश के संविधान का पालन किया, इसलिए हम उनका स्वागत। महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख ने मुस्लिम नुमाइंदा वफ्द को तहरीरी तौर पर यकीन दहानी कराई है कि रियासत में सीएए और एनआरसी नाफिज नहीं किया जाएगा। इस ज़मन में अनिल देशमुख से बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुहिउद्दीन ने। मुंबई के शाहीन बाग में एहतजाज को खत्म करने की मीटिंग हुई और अनिल देशमुख हमारे साथ है। सर, आपने क्या कहा उनसे, क्या एहतजाज खत्म हो जाए, क्या वजह से हो जाए? शाहीन बाग के बारे में बड़ी अच्छी चर्चा हुई। जल्द से जल्द आपको नतीजा मालूम पड़ेगा। लेकिन क्या आपने उनको लिख के दिया है कि महाराष्ट्र के किसी नागरिक पे जो है वो लागू नहीं होगा सीएए?
ऑलरेडी हमने सबको प्रेस नोट दिया है। 3 दिन पहले जो प्रेस नोट दिया था उसी की कॉपी उनको दिया। उसमें जो महाराष्ट्र में एक भी आदमी की नागरिकत्व नहीं जाएंगे। लेकिन वो लोग बता रहे हैं कि साइन करके दिया आपने उनको। हाँ, तो बराबर है ना, साइन करके, मतलब जो प्रेस नोट आपको दिया था 4 दिन पहले, एक भी आदमी की नागरिकत्व नहीं जाएंगे। एनपीआर लागू करेंगे? होम मिनिस्टर का ये कहना है कि महाराष्ट्र में जो है वो किसी भी शहरी की नागरिकता यानी कि शहरियत नहीं जाएगी, और जो मुस्लिम डेलीगेशन है उनको भी जो है प्रेस नोट के माध्यम से, एक प्रेस नोट के थ्रू उन्होंने जो है उसको लिख करके दिया है। कैमरा पर्सन शरोज जलाल के साथ मुजुद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी के खिलाफ यूपी में मुजाहरों के दौरान हुए तशद्दुद के वाकयात के बाद बड़े पैमाने पर पुलिस ने गिरफ्तारी की कार्रवाई अंजाम दी थी और ये सिलसिला जारी है। खासतौर पर तशद्दुद के उन मामलों में पीएफआई की साजिश के शक में अब तक सिर्फ मेरठ जोन में 47 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अब ऐसे भी कई मामले सामने आए हैं जिनमें मुलजिमीन पर जुर्म साबित न होने पर 151 का चालान करके जेल भेजा गया है। कानून के माहिरीन पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। 20 दिसंबर के तशद्दुद मामले में अब तक मेरठ जोन से पीएफआई के 47 कारकुनों को पुलिस ने गिरफ्तार करने का दावा किया है, जिनमें सिर्फ मेरठ से ही 21 मुलजमीन को गिरफ्तार किया गया है। मेरठ जोन के आला पुलिस अफसरान जहां इन गिरफ्तारियों को मुजाहरे के दौरान पेश आए तशद्दुद के मामलों में पीएफआई की साजिश की जांच से जोड़कर पेश कर रहे हैं, वहीं इस तरह के कई मामलों में पुख्ता सबूत पेश न कर पाने के बावजूद उन अफराद को 151 का मुलजिम बनाकर जेल भेजने पर कानून के माहिरीन पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। जोन में पिछले कुछ दिनों में पीएफआई के 47 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं और उसमें सबसे ज़्यादा मेरठ से 21, शामली से 10, गाजियाबाद से 9, मुजफ्फरनगर से 6 तथा हापुड़ से 1 व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है और लगातार इस पे कार्रवाई चल रही है। लगभग 75 से 80 लोग ऐसे हैं जो आइडेंटिफाइड हैं, उसमें से हम लोगों ने 47 लोग ऑलरेडी अकाउंट फॉर कर लिया है। उनके खिलाफ एलिगेशन पूरा नहीं कर पाई और उनको अपनी इज्जत बचाने के लिए जानबूझ के 151 सीआरपीसी यानी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए झूठा उनका चालान किया 151 में। कोर्ट में मुलजिमीन की तरफ से पैरवी करने वाले वकील के मुताबिक 20 दिसंबर के तशद्दुद मामलों में ऐसे कई केस हैं जिनमें पुलिस की थ्योरी झूठी साबित हो रही है और इस बुनियाद पर पुलिस कार्रवाई को कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है। सीए का प्रोटेस्ट हुआ था 20 दिसंबर को, यहाँ मेरठ में भी उसी वक्त की नामजदगी है आफ्टर द प्रेयर ऑफ जुमा, और उसी की नामजदगी यहाँ से 30 किलोमीटर दूर मुरादनगर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज है, वहाँ पर भी परवेज़ की नामजदगी की गई है और उसके यहाँ दबिश दी गई है। जब वो नहीं मिला तो उसके एक फादर हैं इरफान, उनको पुलिस उठा के ले गई, भाई है फुरकान, उसको उठा के ले गई और उनको वहाँ इन्वेस्टिगेशन में उनका नाम भी जोड़ दिया मुरादनगर में। तशद्दुद मामले में पीएफआई के कनेक्शन के शक में हिरासत में लिए गए अफराद के कई मामलों में जुर्म साबित न कर पाने की वजह से पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन एडीजी मेरठ जोन के मुताबिक पुलिस किसी का भी इस्तेहसाल नहीं कर रही है। प्रशासन की मंशा या सरकार की मंशा ये कतई नहीं है कि किसी हम गलत आदमी को भेजें। जिसका जितना अपराध है उस हिसाब से कार्रवाई की जा रही है और जो लोग 151 के हकदार थे उसमें बंद हुए और जो लोग सब्सटेंटिव ऑफेंस में जाना है हम उनको भी उसी हिसाब से डील करेंगे। सीए और एनआरसी मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान पेश आए तशद्दुद मामलों में पीएफआई की साजिश का सबूत तलाश कर रही पुलिस अब अपनी ही कार्रवाई को लेकर कई मामलों में कटघरे में खड़ी नजर आ रही है। मेरठ से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तंजीर अंसार की रिपोर्ट। गांधी जी के बारे में अनंत कुमार हेगड़े के मुतनाज़ा बयान पर बीजेपी ने नाराजगी जाहिर की है। बीजेपी आला क़यादत ने हेगड़े से गैर मशरूत माफ़ी मांगने को कहा है। अनंत कुमार हेगड़े ने गांधी जी के सत्याग्रह को ड्रामा बताते हुए बापू को महात्मा मानने से इनकार किया था।
बीजेपी के एमपी अनंत कुमार हेगड़े के मुतनाज़ा बयान की एक जानिब सख्त मजम्मत की जा रही है, वहीं संघ परिवार से जुड़ी तंजीमें कहती हैं कि इस मामले में बहस होना चाहिए। तो लेकिन आज जो ऐसे बातें तुम कर रहे हो, और इतना बड़ा महात्मा जो पूरे दुनिया के अंदर माना जाता है कि भाई अहिंसा के नाम पर, अहिंसा का सबक तो हमको श्री राम ने सिखाया है। श्री राम जो है अहिंसा का नाम से किया, अहिंसा उन्होंने ही नहीं किया, अहिंसा तो रावण ने किया। आप राम का नाम ले रहे हो, रावण का काम कर रहे हो। रावण ने काम किया अहिंसा का, राम तो आपको अहिंसा सिखाया। अहिंसा का नाम पर श्री महात्मा गांधी जो है अहिंसा के नाम पे करे, कभी तलवार नहीं उठाई, कभी बंदूक नहीं उठाई। कि अनंत कुमार हेगड़े जी ने ये कहा कि जो 1957 का जो स्वतंत्र मुद्दा निकले आया वो मुद्दे से आगे जो क्रांतिकारी अपनी हुतात्मा बन चुके थे। इसके बाद गांधी जी की रोल क्या था, जो रोल क्या था, उन्होंने क्या हासिल किया, किस तरीके से स्वतंत्र संघर्ष के लिए उन्होंने हाथ जुड़ाया, साथ दिया, तो उनके साथ कौन कौन जोड़े, एक अलग ही आयाम लिए थे। लेकिन अनंत कुमार हेगड़े जी को लगा कि ये ड्रामा लगता है और उस टाइम अलग अलग स्टैंड लगता है, बल्कि लगा होगा। लेकिन अनंत कुमार हेगड़े जी की जो गांधी जी के बारे में जो उन्होंने वो पद प्रयोग किया है, वो शायद वो पर्सनालिटी के लिए मैच नहीं होता, वो भी नहीं, मैं भी नहीं मानता। लेकिन व्यक्ति विश्लेषण होना चाहिए, क्या है गांधी जी की राजकीय पात्र राजक्षेत्र। और अब बात एपी व तेलंगाना में मुस्लिम रिजर्वेशन की। तेलुगु रियासतों एपी व तेलंगाना में मुस्लिम रिजर्वेशन पर कल सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी आईनी बेंच पर समाअत होनी है। मुस्लिम तंजीमों ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हुकूमतों से इस केस में कामयाबी के लिए मौसर नुमाइंदगी की अपील की है ताकि रिजर्वेशन की बरकरारी यकीनी हो। वज़ीर के मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला अंजहनी YS राजशेखर रेड्डी ने पसमानदा मुसलमानों को तालीम, रोजगार, मुलाजमत और दीगर शोबों में 5% रिजर्वेशन फराहम किया था, लेकिन रिजर्वेशन 50% से ज़ायद होने पर रिजर्वेशन को 4% किया गया। तब से आज तक दोनों तेलुगु रियासतों में पसमानदा मुस्लिम तबका 4% रिजर्वेशन से इस्तिफादा कर रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि रिजर्वेशन की बरकरारी के लिए एपी के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी और तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव किस हद तक संजीदा है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर राजशेखर रेड्डी साहब ने जो 4% रिजर्वेशन दिया था, वो आज सुप्रीम कोर्ट में 4 तारीख को नंबर 1 पे कोर्ट नंबर 3 में लिस्ट होने वाला है। हम मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से हुकूमत आंध्र प्रदेश और हुकूमत तेलंगाना से दरख्वास्त करते हैं कि वो इमीडिएट अपने एडवोकेट्स को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, उनको अलर्ट करें और मुस्लिम रिजर्वेशन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो इमीडिएट एक्शन में आए। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का एग्जीक्यूट होना और उसमें इमीडिएट से ये केस को जो है लिस्ट में नंबर 1 पर लाना, ये कोई साजिश नज़र आ रही है। हम हुकूमत आंध्र प्रदेश और हुकूमत तेलंगाना दोनों को हम अलर्ट करना चाहते हैं कि ये मुस्लिम रिजर्वेशन जो पिछले 10-12 साल से चल रहा है, ये अब खतरे में पड़ रहा है। अगर खुदा ना खास्ता ये रिजर्वेशन मारा जाता है या कैंसिल कर दिया जाता है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी दोनों हुकूमतों पर होगी, क्योंकि उन्होंने अब तक जो है उसका सही तरीके से नोटिस नहीं लिया है। राजशेखर रेड्डी साहब ने मुसलमानों के लिए 4% रिजर्वेशन दिए थे, वो कोर्ट में चल रहा था, वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे आने वाला है। इसके मतलब से सीएम अभी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीएम इस पे ध्यान दे के इस बिल पे इस कोर्ट कार्रवाई में कहा भी कमी नहीं सका, ये कोर्ट में विन होने के सोर्सेस देखना चाहिए। हमारे YS राजशेखर रेड्डी के फर्जंद जनाब जगन राजशेखर रेड्डी भी इस कार्यक्रम को जरूर साथ देकर हमारे मुसलमान वो जबान दिए हैं, मुसलमानों को कोई भी धक्का है तो मैं साथ रहूंगा, मुसलमानों के साथ रहूंगा। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं हमारे YS राजशेखर रेड्डी के फर्जंद साहब है और हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर साहब, इन दोनों हमदर्द बनकर हमारा ये रिजर्वेशन अगर जो फेल होगा तो भी दिल खोल कर उसको फाइट करके आगे लाते बोल के उम्मीद करते हुए मैं इस बात को रखता हूँ। YS राजशेखर रेड्डी साहब की भरपूर कोशिशों के बाद जो 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को अता किया गया, पूरी मुस्लिम कौम उसके ऊपर उम्मीद करते हुए दुआएं कर रही है कि फिर YS राजशेखर रेड्डी की हुकूमत आ जाए। इसी मोहब्बत में
जगन मोहन रेड्डी को हम फिर वापस इख्तिदार में ला चुके हैं। अगर उनका इख्तिदार बाकी रहना चाहे तो हमारा 4% रिजर्वेशन फाइट करके किसी भी तरह रोकने की हम उम्मीद और गुजारिश करते हैं। दक्कनी अदब फाउंडेशन की ज़ेर एहतमाम पूना में मुनक़दा से-रोज़ा दक्कन लिटरेचर फेस्टिवल अख्तिताम पज़ीर हो गया है। से-रोज़ा लिटरेचर फेस्टिवल के आखिरी दिन भारतीय साहित्य का नया दौर और तर्जुमे पर मुख्तलिफ सेशंस का इनक़ाद किया गया और अदीबों ने तर्जुमे की अहमियत और इफ़ादियत के साथ मुल्क की मुख्तलिफ ज़बानों के बीच बाहमी रब्त पैदा करने पर जोर दिया। से-रोज़ा प्रोग्राम में ज़बान, अदब, ड्रामा, दास्तान गोई के साथ मौसीक़ी और मुशायरे का इनक़ाद किया गया। से-रोज़ा दक्कन लिटरेचर फेस्टिवल के आखिरी दिन सुबह के सेशन में मराठी शायरी पर मुज़ाकरे का इनक़ाद किया गया। बादशाह भारतीय साहित्य का नया दौर के उन्वान से सेमिनार का इनक़ाद किया गया। 21वीं सदी में जहाँ बहुत से तकाज़े बदल रहे हैं, वहीं अदब के बदलते तकाज़े और कारी के जहन को सामने रखकर अदब की तख्लीक पर दानिशोरों ने रोशनी डाली। फेस्टिवल का न्यूज़ 18 उर्दू मीडिया पार्टनर है। ऊंचाई है वो सुना। We look forward to listening to you. स्वागत करती हूँ। क्या कहना है महिवाल जब डूबता, कई लोग इस चीज का विरोध भी कर रहे हैं। इश्क की राहों पे चलकर फिर ख्वाब कोई बोता है और अपना रात इतना प्यारा भी कोई होता है। क्या बात है। ठिकाणच्या थोड्याशा ओळखीकडे वळूया। शब्दाच्या किनाऱ्यावर प्रत्येक शिंपी वो कहती हैं कि खूबसूरत तारुफ करवाया आपने मेरा, वे खूबसूरती से भरे होता है तो बन गया जी। हमारे इस कभी कमेंट करते हैं अवार्ड मिलता है, क्यों मिलता है? ये तीनों दिन जो अलग अलग प्रोग्राम से भरे हुए हैं, मुझे लगता है कि ये जनरली जो हम लोग मराठी साहित्य सम्मेलन अटेंड करते हैं उससे भी अलग है और पुणे में मध्यवर्ती स्थान पर है, तो सब लोग आ सकते हैं। और मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये बहुत अच्छी तरह से मोनिका सिंह ने क्यूरेट किया हुआ प्रोग्राम है, जहाँ पे हर विधा के व्यक्ति, हर विधा के भारत में जो मशहूर है, जो कुछ काम कर रहे हैं, वो व्यक्ति इधर उपस्थित है और उनको सुनने के लिए युवा वर्ग बहुत ज़्यादा तादाद में मैं देख रही हूँ और बड़े उत्साह से वो वाहवाही कर रहे हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं, वो लेखकों से मिल रहे हैं, कवियों से बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लिटरेचर के लिए ये बहुत ही सुकून भरा और खुश माहौल है। लेकिन मैंने पाया कि डेक्कन लिट फेस्ट जो है वो बहुत अटेंटिव ऑडियंस है इसका, अलग अलग भाषाओं के भी, खासतौर से मराठी, हिंदी, अन्य भाषाओं के लोगों से बना हुआ ये ऑडियंस, और इतना रिसेप्टिव। मुझे लगता है कि इतनी इनफॉर्मेलिटी के साथ, इतनी अनौपचारिकता के साथ और इतनी गंभीरता के साथ शायद ही बहुत कम फेस्टिवल्स होंगे। होता क्या है कि आजकल एक सिंड्रोम चला हुआ है लिटरेचर फेस्टिवल का, और वो होता है कि पता चलेगा कि कोई क्रिकेट प्लेयर है वो भी लिटरेचर बोल रहा है, कोई मॉडलिंग कर रहा है वो भी लिटरेचर में बोल रहा है। तो लिटरेचर को डिफ़ाइन करना, फिर उसको लोगों तक पहुंचाना, यह एक बड़ा काम है और ये डेक्कन लिटरेचर फेस्टिवल कर रहा है। मैं उसको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। खास बात इंडिया में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।